नमस्ते। मैं भारतीय योग संस्थान विभाग प्रमुख विदर्भ विभाग आप सबका शुभ प्रभात बोलता हूं और मेरी वार्ता शुरू कर रहा हूं। आज का विषय है, दरवाजा बंद करिए, प्रतिरोधक शक्ति और योग। आजकल तो आप सभी जानते हैं कि बाहर कोरोना की वजह से इम्यूनिटी कैसी बढ़ाई जाए, इस पर पूरा डिस्कशन चल रहा है। कई बातें तो कंट्रोवर्शियल रहती हैं। ये सभी कंट्रोवर्शियल रहने से मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पर एक चर्चा करूं करके। अभी प्रतिरोधक शक्ति और योग, इसमें योग के साथ में जुड़ा क्योंकि योग कैसे इम्यूनिटी बढ़ाता है, व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है, इस पर मुझे आज बोलना है। देखिए, ये हमारा शरीर है। अभी ये शरीर जो है, ये पूरा शरीर बाहर से कहीं ना कहीं से तो अटैक होता है। बंद करना चालू कर रहा है। बंद करना चाहिए तू। कहीं ना कहीं से तो बाहर से अटैक होता है, जैसे कि वायरसेस है, फंगस है, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस यानी क्या, ये भी बोल देता हूं आपको। कार्सिनोजेंस यानी कैंसर निर्माण करने वाली पेशियां या पदार्थ। ये कैंसर की जो रेड पर है, बंद करना, बंद करना। यहाँ फोन आ रहा है, ठीक है। ये कार्सिनोजेंस है। तीसरा है पोल्यूशन। हम जो एटमॉस्फेयर में या जो वातावरण में जीते हैं, इतना पोल्यूशन रहता है, इतनी धूल रहती है, पोलन ग्रेन्स रहते हैं। ये सभी पोलन ग्रेन्स हमें कहीं ना कहीं तो हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी निर्माण करते हुए इम्यूनिटी हमारी कम करने की कोशिश करते हैं। जर्म्स यानी क्या, बैक्टीरिया या और कोई है कि जो जिससे शरीर में इन्फेक्शन हो, ऐसे ये जो है टॉक्सिन्स, केमिकल्स। उदाहरण के तौर पर एंटीबायोटिक्स दवाई ले लीजिए, पेनिसिलिन या सल्फा, ये भी हमारे शरीर पर बुरा असर करती है। अभी इसमें एक टॉक्सिन से बोलता हूँ कि ब्लड ग्रुप। देखिए, किसका तो हमें ब्लड देना हो तो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, बाद में उस पर क्रॉस मैचिंग करते हैं। ये क्रॉस मैचिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लड ग्रुप मैच होता है या नहीं। क्योंकि हमारा शरीर इतना अच्छा रहता है और इतना काबिल रहता है कि बाहर की वस्तुओं को ये बहुत ही अच्छी तरह पहचान लेता है। ये वस्तुओं को पहचान कर, पहले तो इसको पहचान करती है और बाद में उसको किल कर देते हैं। एक्सेप्ट नहीं करती हमारी बॉडी, जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। फंगस, ये फंगस भी हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं तो फंगल इन्फेक्शन रहता है। देखिए, पैर में फंगल इन्फेक्शन रहता है, ग्रॉइंस में रहता है, काख में ये रहता है, एक्सिला में रहता है। ये सभी बैक्टीरिया और पैरासाइट्स यानी क्या, पेट के कृमि या ऐसी कोई जंतु है कि जो बाद में निर्माण होते और हमारे शरीर पर ही पलते हैं। ये सभी हमारे कंटिन्यूस 24 घंटा, हम सो गए तो भी उस पर ये अटैक चालू रहता है। ये देखिए, अभी जब भी कोई वीआईपी व्यक्ति रहा तो उसकी सुरक्षा के लिए लाइन ऑफ डिफेंस रहती है। कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस? एक तो एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, जेड प्लस कैटेगरी और एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ऐसे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स रहते हैं कि जो हर एक की एक लेवल रहता है। ये लेवल से ऊपर जाए तो उसकी ये लेवल वाई कैटेगरी में जाए, इसके ऊपर करना है तो एक जेड कैटेगरी में, इसके ऊपर जाए तो जेड प्लस कैटेगरी में, और उसके ऊपर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, इनकी जो ये जो सुरक्षा है ये एसपीजी करके बोलते हैं,
स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्रुप, ये इस पर रहती है, इस पर निर्भर करती है। अभी ये हमारी रक्षा प्रणाली की भी वैसी ही लाइनें हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के डिफेंस बोलते हैं, डिफेंस। फर्स्ट लाइन में हमारी त्वचा आती है। त्वचा ये हमारे नेचुरल बैरियर है, हमारा शरीर का एक आवरण है कि जो हमारे मैक्सिमम 80 to 90% इन्फेक्शंस वहाँ ही रुक जाते हैं, और वहाँ ही रुक जाते हैं तो ये शरीर के अंदर जाने में रुकते हैं। अंदर कौन से अवयव है, मसल्स है, अंग है, ये सभी अंग को प्रोटेक्ट करने वाली हमारी ये है, ठीक है। दूसरी है लार, हमारी थूक, सलाइवा, आंसू, श्लेष्मा यानी म्यूकस यानी क्या, तो पेट के अंदर की जो कुछ लाइनिंग रहती है ये बहुत ही चिकनाहट रहती है, इतनी चिकनी रहती है कि जब भी मैं हवा में से अंदर कुछ भी लूँ तो हवा के साथ साथ बैक्टीरिया भी हमारे अंदर की ओर जाते हैं, मगर ये म्यूकस की वजह से अंदर की लाइनिंग पर चिकट जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम खाना पीते हैं अंदर जाते हैं, अन्न नली में से ये अंदर की ओर जाते हुए बड़ी आंत के पहले छोटी आंत रहती है, छोटी आंत के पहले स्टमक रहता है जिसको अमाशय बोलते हैं। ये अमाशय में ये आपको चिपका देती है अंदर से, यानी मुंह से ही शुरुआत होता है और वहाँ से कहीं भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अंदर की ओर जो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं वो बैक्टीरिया किल कर देते हैं। यहाँ का मैकेनिज्म भगवान ने देखो कितना अच्छा किया है। मुंह का हमारा जो कुछ मीडियम रहता है, केमिकल मीडियम जिसको अल्कली रहते हैं, अल्कलाइन मीडियम रहता है, और जब भी ये मेरा अन्न में निगलता हो और पेट में जाता है तो पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिडिक मीडियम रहता है। जब भी ये एकदम चेंज हो जाता है तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, एकदम चेंज एटमॉस्फेयर में, और तुरंत मैक्सिमम वहाँ उसका ख़त्म हो जाते हैं। आंतों के उपयोगी जीवाणु, अभी ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। आंतों के उपयोगी जीवाणु यानी क्या, एसेंशियल बैक्टीरिया, जिसको एसेंशियल बैक्टीरिया बोलते हैं हम, और ये बैक्टीरिया कंटिन्यूस हमारे इस पर अटैक करते रहते हैं। इसमें दो टाइप रहते हैं, एक तो एसेंशियल बैक्टीरिया और एक रोग निर्माण करने वाले बैक्टीरिया। एसेंशियल बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में ज़रूरत है, हमारे शरीर के अंदर की जो आंतें रहती है, आंतों के अंदर की लाइनिंग रहती है, इस पर ये बैक्टीरिया चिपके हुए रहते हैं कि जो हमें एक्सेप्ट करते हैं, और ये इनका काम है दूसरे बैक्टीरिया को ओवर पावर नहीं होने देना, अटैक नहीं करने देना। दूसरा, यही बैक्टीरिया बी कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। जैसे हम बी कॉम्प्लेक्स की गोली बाहर से लेते हैं वैसे ही ये बैक्टीरिया अंदर ही अंदर डेवलप करते हैं, शरीर के अंदर ही बी कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, शरीर के विशिष्ट अवयव। ये अवयव आगे जैसे उसका आएगा जिक्र तो उसके साथ में बोलता जाऊंगा, और अलग अलग प्रकार के रक्तकण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम चालू होता है। देखिए ये ब्लू कलर का जो दो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, और ये जो ब्लैक कलर का है ये सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अभी जो कुछ बोला उसका मैं थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा। ये देखिए ये स्किन है, प्रिवेंट्स एंट्री की, बराबर है। स्किन के ऊपर भी बैक्टीरिया चिपके हुए रहते हैं कि जो शरीर को उपयोगी रहते हैं। ये बैक्टीरिया चिपके हुए रहते हैं, वो दूसरे बैक्टीरिया को अटैक नहीं करने देते। यही सेम थिंग म्यूकस का, म्यूकस लाइनिंग ट्रैप्स डर्ट एंड माइक्रोब्स। म्यूकस की अंदर की जो लाइनिंग है, जो चिकनाहट है, वो अंदर बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और बाद में अंदर के कोई पार्टिकल्स रहे, बाहर के कोई धूल रही, वो भी वहाँ जकड़ लेते हैं। सलाइवा में, ये सलाइवा यानी हमारे मुंह की लार, ये लार में या आँखों के आंसुओं में या अंदर की बाकी जो कुछ लाइनिंग है, जो लिक्विड है, इसमें लाइसोजाइम करके एक एंजाइम रहता है, और ये एंजाइम ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। सलाइवा या टीयर्स एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स, ये एंटीबैक्टीरियल रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर लाइसोजाइम करके एक एंजाइम रहता है, और ये एंजाइम बैक्टीरिया पर ये होता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ये बोला, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम चेंज करके एसिडिक मीडियम कर देते हैं,
और ये एसिडिक मीडियम करने के बाद में पूरा मीडियम चेंज होने के बाद में ही पूरा बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। यहाँ गुड गट, ये भी मैं जो एसेंशियल बैक्टीरिया जिसको बोला, ये गुड गट ये हमारे एसेंशियल है, ये जीवन के लिए हमारे ज़रूरी है। अभी आज एक नया शब्द आजकल तो आता है कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल्स आती है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक नथिंग, इट इज़ नथिंग बट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ही है, जीनते बैक्टीरिया है कि जो शरीर को उपयोगी है, शरीर को मदद करते हैं जीने के लिए। अभी कोशिकाओं जो है, कोशिका की प्राथमिक ज़रूरत क्या है? सेल। हमारा शरीर तो पूरे लाखों अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। अभी ये कोशिकाओं बना है तो एक कोशिका जो है, हर एक कोशिका ये जिंदा कोशिका है, और ये हर एक कोशिका को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? एक तो अन्न। अन्न में क्या आता है? ऑक्सीजन। एक तो हवा पानी, ऑक्सीजन आता है, बाद में पानी आता है। अन्न क्या? तो अन्न में जो ग्लूकोज रहता है शरीर में से, जो ग्लूकोज, ये हमारा पेट्रोल है, कोशिका का ये पेट्रोल है। ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, और साथ साथ ट्रेस एलिमेंट्स में मिनरल्स, फिर भी इसमें कैल्शियम आते, मैग्नीशियम आते, ये सभी ये मिनरल्स भी यहाँ आ जाते हैं। और तीसरा, जो कुछ ये चयापचय की क्रिया तैयार हो गई, पेशी में चयापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म होता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम सो गए, जिंदा रहे, कुछ भी रहे, तब तक ये हमारी ये प्रोसेस चलती रहती है मेटाबॉलिज्म की। और मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वापस पानी है। पानी जैसे सेल्स लेते हैं वैसे एक्स्ट्रा पानी या कम पानी जैसे रहे वैसे वो पानी निकाल देते हैं बाहर। साथ में और कोई पदार्थ रहते हैं जिसको अमोनिया बोलते हैं, क्लोराइड्स बोलते हैं, कि जो बहुत ट्रेस एलिमेंट्स में रहते हैं, वो सभी सेल्स में से बाहर निकाल देते हैं, और ये रक्त प्रवाह के द्वारा, हृदय के द्वारा फेफड़े में या किडनी में बेच के वो सभी का बाहर निकाल कर देते हैं। ये हमारी इम्यून सिस्टम है। अभी ये हमारा शरीर है। ये शरीर देखिए, एक तो हमारा लिम्फ नोड्स, आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको पैर के अंगूठे में समझो कुछ दर्द हुआ, कुछ इन्फेक्शन हुआ, तो तुरंत हमारे यहाँ गांठें आ जाती है, इंग्वाइनल रीजन में। कभी कभी यहाँ कुछ प्रॉब्लम आया तो यहाँ एक्सिला में या बगल में गांठें आ जाती है। आपने कभी सुना भी होगा कि महिलाओं में जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद एक ब्रेस्ट निकाल दिए तो उसके साथ में ये लिम्फ नोड्स भी निकाल देते हैं। क्यों? ये लिम्फ नोड्स तो काम अच्छा ही करते हैं, मगर ये लिम्फ नोड से स्प्रेड ज़्यादा जल्दी होता है। इसकी वजह से ये स्प्रेड रुक जाए, इसके लिए यहाँ ये लिम्फ नोड्स निकाल देते हैं कभी ये कैंसर हुआ तो। मगर ये जब भी ये लिम्फ नोड की लिम्फेटिक सिस्टम भी एक अलग सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी अलग सिस्टम है, जिसको लसिका बोलते हैं। और ये लसिका ग्रंथि, लसिका में क्या रहता है? लिम्फ में खाली वाइट सेल्स रहते हैं। रक्त में क्या रहता है? लाल कण भी रहते हैं, वाइट सेल भी रहते हैं, प्लेटलेट्स भी रहते हैं, और बाकी सब रहता है। खाली लसिका में तो खाली वाइट सेल्स ही रहते हैं, और ये वाइट सेल्स हमारे शरीर में किलर सेल्स बोलते हैं। एक सादी भाषा में बोल रहा मैं, जिसको किलर सेल्स बोलते हैं। आजकल तो देखिए टॉन्सिस एडेनाइड्स, ये टॉन्सिस और एडेनाइड्स है। ये टॉन्सिस एडेनाइड्स ये भी हमारे पहरेदार हैं। दो बाजू दो रहते हैं, मुंह के दो बाजू दो रहते हैं। यहाँ एडेनाइड्स जो है, एडेनाइड्स के पीछे ये हमारे संतरी है। भगवान ने भी देखियो कैसे ये आपने निर्माण किया कि ये संतरी, कुछ भी मैंने खाना खाया तो यहाँ उसको रोक दिया जाता है। जो कुछ बाहर की वस्तु है वहाँ से अनवांटेड जो कुछ है, बैक्टीरिया है कि जो कुछ धूल है, वहाँ रोकी जाती है एडेनाइड्स द्वारा, और ये टॉन्सिल्स के द्वारा रोकी जाती है। अभी यहाँ ये रोकी जाती है रिमोट अब हाँ रिमोट ये कनेक्शन लॉस्ट हुआ है, मैं वापस कर रहा हूँ वहाँ, कोई हरकत नहीं है। ये दिखाई चाहिए हम ये बात नहीं वांधो नहीं।
मैं वापस ये स्लाइड लगा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मगर ज़रूरी है। ये स्लाइड थी हमारी। नेट का प्रॉब्लम रहता है इस हर जगह, आपको सबको मालूम ही है, हमें बेयर करना ही पड़ेगा उसको। ये थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि 2 फेफड़ों के बीच में यहाँ रहती है, मगर यहाँ तो दिखाई यहाँ क्यों? इसका भी कारण है। थाइमस ग्रंथि खास करके बच्चों में ज़्यादा रहती है, बड़ी रहती है, और ये पूरे दो फेफड़ों के बीच में रहती है। जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये सिकुड़ जाती है, और रूडिमेंट्री, जिसको एक छोटी सी ग्रंथि रहती है, ये यहाँ रहती है। थाइमस ग्रंथि का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मैं उसका ये बाद में जिक्र करूँगा। स्प्लीन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है, जिसको तिल्ली बोलते हैं, ये तिल्ली भी इम्पॉर्टेंट है। पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस क्या है? हमारी जो छोटी आंत रहता है, जो पक्वाशय रहता है, डिओडिनम रहता है, यहाँ से बड़ी ये आंत अमाशय है, अमाशय से जो ये डिओडिनम बोलते हैं। ये डिओडिनम के अंदर की जो वॉल है, ये वॉल के अंदर की थिकनेस पर ये पैचेस रहते हैं। ये पैचेस का फिगर मैं आपको आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे बताऊंगा। बाद में बोन मैरो, ये बोन मैरो है, ये बोन अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको। अस्थि मज्जा में हमारे रक्त कण तैयार होते हैं, बेसिक रक्त, जिसको स्टेम सेल्स बोलते हैं। कभी नाम भी सुना होगा आपने कि स्टेम सेल्स, कि ये बेसिक सेल है, फिर इसमें से अलग अलग टाइप की ये सेल्स निर्माण होती है। आजकल ये अपेंडिक्स भी इम्यून सिस्टम का एक भाग है। आजकल ये पूरा प्रूव हो गया है कि अपेंडिक्स इज़ ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि बच्चों में ये पूरा ये जो एसेंशियल बैक्टीरिया है, ये एसेंशियल बैक्टीरिया, ये अपेंडिक्स है, ये एसेंशियल बैक्टीरिया वहाँ कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, और जब भी ये अटैक कुछ भी हुआ या आते में कुछ इन्फेक्शन हुआ तो ये बैक्टीरिया उसमें उपयोगी आके वो इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। मगर आजकल तो देखा ही है आपने, ये संतरी को ही बाहर निकाल देते हैं। टॉन्सिल का इन्फेक्शन हुआ या एडेनाइड्स का इन्फेक्शन हुआ, निकाल दो। अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हुआ, निकाल दो। मगर अपेंडिक्स का खास करके मैं बोलूँगा इसमें एज ए डॉक्टर के हिसाब से बोलता मैं, क्योंकि जब भी अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हुआ है, हम तो देख नहीं सकते, सोनोग्राफी से देख सकते कि ये इन्फेक्शन कितने आगे गया है। कभी कभी ये फूट जाता है तो पूरा पेट के अंदर के पूरे अवयव को ख़राब कर देता है, जिसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, और फिर वो जानलेवा हो सकता है। इसके लिए कभी कभी इसका इन्फेक्शन हुआ तो ये निकाल देते हैं। ठीक है, जो मैं बोला वही ये वापस आपको दिखा देता है। लाइसोजाइम इन टीयर्स, आँखों के आंसू में लाइसोजाइम और अदर सिक्रीशंस रहते हैं कि जो आँखों के आंसू के थ्रू में अंदर वापस कोई इन्फेक्शन ना जाए। रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स बाय सीलिया इन नेसोफेरिंग्स, ये नाक और ये गला, इसके अंदर छोटे छोटे बालों से भी छोटे माइक्रोस्कोपिक केश के बाल के जैसे रहते हैं, कि जिसकी मूवमेंट बाहर की ओर रहती है, ऐसे बाहर की ओर मूवमेंट होती रहती है। कुछ भी अंदर गया, अनवांटेड रहा पार्टिकल्स या कोई एंटीजन, प्रोटीन निर्माण करने वाले या प्रोटीन शरीर को अनवांटेड है, वो सभी वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये सीलियरी मूवमेंट। म्यूकस लाइनिंग में अभी मैं बोला श्लेष्मा की जो चिकनाहट है वो दूर करती है। स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉर्मल फ्लोरा, ये एसेंशियल बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। और एक है कि जिसमें फ्लशिंग ऑफ यूरिन, कभी कभी देखिए पेशाब इतना भरता है और बाद में वहाँ इन्फेक्शन होने लगता है। ये इन्फेक्शन दूर करने के लिए भगवान ने देखिए कितना ये किया है कि जब भी पेशाब करते हैं तभी भी ये पेशाब के फ्लो से ही ये बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं पेशाब से। ये सभी स्किन सरफेस, फिजिकल बैरियर, फैटी एसिड्स, नॉर्मल फ्लोरा,
जो मैं बोला मैं, ये आगे का, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टॉन्सिल्स है, देखिए 2 टॉन्सिल्स। एडेनॉइड्स देखिए कहाँ है। अभी आप यहाँ देखिए, ये नाक में से गया एडेनॉइड्स, यहाँ संतरी आ गया। यहाँ मुंह में से गया तो यहाँ संतरी आ गया। यहाँ से कुछ भी गए तो यहाँ पहरेदार है, यहाँ से भी गया तो भी यहाँ पहरेदार है। यहाँ हमारी मेजर इन्फेक्शन रुकी जाती है। जब भी ये दोनों निकाल देते हैं तो ये संतरी निकल जाने के बाद में आपकी एंट्री बहुत ही अच्छी तरह जाने लगी बैक्टीरिया की। ये नाक की थोड़ी सी रचना बताता हूँ, क्योंकि ये भी एक हमारे शुद्धि क्रिया में रबर नीति जब भी हम करते हैं तभी क्या होता है। देखिए ये नाक है, नाक में से जब भी हम रबर पास करते हैं तो ये यहाँ से दीवार के बाद में मिलाते हुए हम यहाँ करेंगे तो यहाँ कोई अटकाव नहीं आएगा। मगर ये इसको टर्मिनेट बोलते हैं, 3 टर्मिनेट्स रहते हैं, इन्फीरियर, मिडिल और ये सुपीरियर टर्मिनेट। ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ डालेंगे, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, अटक जाती है। कई साधक हमारे बोलते हैं ये हमारे आगे ही जाती नहीं, उनको यहाँ से जाना पड़ता है तो ये आगे जाए। यहाँ से ऐसे पीछे, ये हमारे गले के पीछे जाती है, यहाँ से ऊपर से। अभी देखिए यहाँ से जो हवा जाती है, यहाँ भी हमारी इम्यून सिस्टम कैसी है। देखिए सिलियरी मूवमेंट्स है, यहाँ एडेनॉइड्स है। एडेनॉइड्स के साथ साथ उसकी रचना भी ऐसी है कि जो हवा हमारी अंदर की ओर जाती है, घूमते हुए जाती है, तो हमारे शरीर से उसका ज़्यादा कांटेक्ट होते हुए बाहर की ठंडी हवा को गर्म कर देती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल कर देती है। यही जो अभी मैं देखता हूँ, ये बच्चों में ये 2 फेफड़ों के बीच में ये थाइमस ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि है। ये जब भी बच्चे बढ़ते हैं तभी ये छोटी, धीरे धीरे ये छोटी होती हुए यहाँ तक आ जाती है, ये थायराइड ग्रंथि है। ये पेयर्स पैचेस, ये आते, ये जो ब्लू कलर का दिखा हुआ है ये पेयर्स पैचेस है, ये पेयर्स पैचेस है। ये पेयर्स पैचेस करते क्या है, इनका काम, लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ भी रहती है, यहाँ भी बैक्टीरिया किल होते हैं सभी। यानी जो कुछ खाना अंदर से हजम हुआ वो यहाँ पहले फिल्टर हो जाता है, एक सादी भाषा में, कि यहाँ से जो कुछ बैक्टीरिया अंदर गए बबूल में तो भी बैक्टीरिया चिल्लक रहे तो ये यहाँ उधर किल कर देते हैं। आपने देखा होगा कि ये सर का कहीं भी इन्फेक्शन हुआ, फिर या छाती का इन्फेक्शन हुआ तो छाती में ये देखिए ब्लू, ये ग्रीन कलर का है, ये इन्फेक्शन है, ऐसे समझिए ये इन्फेक्शन। या कॉमन कोल्ड, सीधा सर्दी है, या ईयर का कुछ इन्फेक्शन हुआ, या स्काल्प का कुछ इन्फेक्शन हुआ, या जीवा में के अंदर टॉन्सिल का इन्फेक्शन हुआ, ये तो होता है क्या, हमारी लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ बढ़ जाती है। ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फ के द्वारा ये यहाँ उसका संतरी है, यहाँ उसका रुकाव हो जाता है और वो पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। यानी वो खुद बीमार होगा मगर आगे की बीमारी रोक देता है लिम्फेटिक सिस्टम। आपने देखा होगा कि पैरों में भी इंग्वाइनल रीजन में ये कभी कभी गांठ आती, वरना गांठ आली आपण म्हणतो त्या पद्धतीने है। अभी हड्डी के अंदर, अभी ये कुछ हमारी लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स क्या क्या है ये भी बोल देता हूँ। हड्डी के अंदर की बोन मैरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैं बोला वैसे ही हड्डी पूरी सॉलिड नहीं रहती, अंदर ये हॉलो रहती है और हॉलो के अंदर जो कुछ लाइनिंग रहता है इसमें बोन मैरो बोलते हैं, जिसमें स्टेम सेल्स तैयार होती है जिसको हम मूलभूत पेशी बोलते हैं। यहाँ WBC का निर्माण होता है, वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। बाद में वो आगे जाके स्टेम सेल्स के आगे जाके अलग अलग टाइप की उसकी कैटेगरीज होती है। थाइमस ग्रंथि, इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टेम सेल्स का ट्रेनिंग सेंटर। जो स्टेम सेल्स हमारी तैयार हुई वो बाद में थाइमस ग्रंथि में जाती है और वहाँ उनका ट्रेनिंग होता है। अलग अलग टाइप की ग्रंथियाँ रहती है, फिर किलर T सेल्स बोलते हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं, B सेल्स बोलते हैं, T सेल्स बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप की T सेल्स, ये B सेल्स रहती है जिसका काम अलग अलग रहता है। फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग जगह होती है। लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका प्रणाली, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, एडेनाइड्स अभी मैं बोला, स्प्लीन, यहाँ स्प्लीन या बाएं हाथ पर यहाँ रहता है, दाहिने पर ऊपर यहाँ लीवर रहता है, यहाँ स्प्लीन रहती है। पेयर्स पैचेस भी बोला और ये अपेंडिक्स, ये सभी हमारे इम्यून सिस्टम के अवयव है। अभी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी ये इम्यूनिटी बोले तो इम्यूनिटी 2 टाइप की रहती है। एक इम्यूनो स्टिम्युलेशन जिसको हम उद्दीपन बोलते हैं, आग जलानी है
जिसको उद्दीपन बोलते हैं, और दूसरी है इम्यूनो सप्रेशन, जिसको प्रतिबंध करना है इसको। तो इम्यूनो स्टिम्युलेशन, आजकल का यूज़ है इम्यूनो स्टिम्युलेशन, कि मेरी इम्यून सिस्टम कैसे बढ़े, तो ये उद्दीपन कैसे हो। ये इम्यून सप्रेशन, ये इम्यून सप्रेशन कभी होता है जब भी आदमी का कहीं ऑर्गन निकाल दिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, समझो लिवर ट्रांसप्लांट किया या किडनी ट्रांसप्लांट किया, तो ये हमारे शरीर बाहर के अवयव को पहचान देती कि ये मेरा अवयव नहीं है, इसको बाहर फेंक दो। तो ये फेंकने की काम ये इम्यून सिस्टम करती है। और ये इम्यून सिस्टम में इम्यून सप्रेशन कभी करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को भुलाने के लिए ऊपर से दवाइयाँ देते हैं कि तुम भूल जाओ, ये सप्रेस कर दो इम्यूनोलॉजी। और इसके लिए ये सप्रेशन कर दिया तो कोई भी इन्फेक्शन जल्दी होता है। इसके लिए जब भी लीवर या किडनी का ट्रांसप्लांट होता है तो आदमी को यहाँ मुंह को मास्क भी पहनने को बोलते हैं कि बाहर का कोई इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन से बचना है करके आप जो बोल देते वो यहाँ है। जैसे हमारे मिलिट्री में रैंक रहती है, मेजर जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, और बाद में ये सैनिक रहते हैं। ऐसी ही रचना हमारे शरीर के अंदर रहती है। देखिए ये शरीर के अंदर अलग अलग टाइप की पेशी अभी निर्माण होती है और उसका काम अलग अलग है। डेंड्राइटिक सेल, जिसको डीसी सेल, मैक्रोफेजेस, मोनोफेजेस, मास्ट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्ट सेल भी। नेचुरल किलर सेल्स, एनकेटी बोलते हैं इसको। बाद में बी सेल, जब भी मैं बोला बी सेल, CD4 काउंट, जिसको आजकल CD4 CD8 काउंट, जिसको HIV रहता है। HIV यानी क्या, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको HIV बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें होता है क्या, कोई इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है आदमी की ये डिसीज़ की वजह से, और ये पेशी फिर कितनी बड़ी है कितनी कम है, इस पर ये एड्स का कितना कम है या ज़्यादा, इसकी सीवियरिटी कितनी है, उस पर ये डिपेंड करता है। ये रोग प्रतिकारक शक्ति जन्मजात रहती है या जीवन काल दरमियान एक्वायर्ड रहती है, जीवन काल के दरमियान मिलती है। इसमें अभी जन्मजात जो मिलती है वो बात अलग है कि जो माँ के गर्भ में से या माँ के खून में से जो मिलती है और माँ के दूध में से भी मिलती है, ये अलग बात है। बाद में ये यहाँ से जो है एक सक्रिय और निष्क्रिय, मैं ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं जाता। यहाँ देखिए एंटीबॉडीज़, माता के दूध के साथ में एंटीबॉडीज़, गैमा ग्लोबुलिन, इस पर मैं थोड़ा सा एक फोकस डालूंगा। ये कृत्रिम, आजकल देखिए कोरोना होने के बाद में जिसको कोरोना हो गया उसके अंदर ये प्लाज्मा डोनेशन करते हैं। नाम सुना होगा आपने कि प्लाज्मा डोनेशन बोलते हैं इसको। ये प्लाज्मा डोनेशन इसका मतलब है कि जिसको ये कोरोना हो गया है इसका खून बाहर निकालते हुए इसमें प्लाज्मा निकालते हैं, और ये प्लाज्मा में ये गैमा ग्लोबुलिन ज़्यादा रहते हैं कि जो डायरेक्ट फाइट करते हैं कोरोना के बैक्टीरिया से, ये वायरस से। तो ये निकाल के जिसको हुआ है उसको ये डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं कृत्रिम, कि जिससे एक दवा का काम करता है। ये रक्षा प्रणाली और योग, संक्रामक रोगों का निवारण करने की शरीर की शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं या रक्षा प्रणाली कहते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तभी यह रक्षा प्रणाली हमारा बीमारी से बचाव करती है। तीसरा, जैविक प्रक्रियाओं का एक संग्रह है। यह एक जैविक प्रक्रिया का एक संग्रह है जो रोग जंतु को और ट्यूमर कोशिकाओं को, ये इस पर थोड़ा सा फोकस करूँगा, पहले पहचान कर, सीधी नहीं किल करती, पहले पहचान करती है कि ये मेरी पेशी है या बाहर की पेशी है। मेरी रही तो उसको बाजू में कर देते, छोड़ देते, मगर बाहर की रही तो उसको 100% नष्ट कर देती है। इसके लिए तो पहले पहचान करना जरूरी है। ट्यूमर कोशिका, ये भी ऐसा ही है। ट्यूमर कोशिका में जो कैंसर की सेल्स रही है, कभी रही, तो ये भी ये पहचान सकती है। ये सभी जो पेशी, इसका ये एनिमेशन किया है, एनिमेशन ये नेचुरल NK सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक यानी सेल को किल करने वाली, कोशिका को मार देने वाली टी सेल, हेल्पर टी सेल्स, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक, ये ऐसे जैसे ऑक्टोपस रहता है और ये अपने हाथों से ऐसे जकड़ लेता है, वैसे देखिए ये बैक्टीरिया उसने जकड़ दिए। ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है। ये मास्ट सेल है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, सीधा खा जाते हैं। ये अलग अलग टाइप के हमारे ये पहरेदार है सब। ये देखिए हमारे नाक में से क्या क्या जाते हैं, जंतु जाते हैं, परागकण जाते हैं या गंध। कभी कभी गंध से भी हमें एलर्जी हो जाती है। कभी किसने सूंघा तो वो सूंघने की भी कोई लोगों को एलर्जी रहती है। मुंह, अन्न, पानी, रासायनिक पदार्थ और दवाइयाँ मैं बोला मैं भी
कि कोई कोई दवा को रिएक्शन आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम हमारी तेज है इसके लिए। त्वचा, कीटक के डंक, यहाँ समझो डंक हुआ या जख्म द्वारा, इस पर थोड़ा सा मैं बोलूँगा। जब भी कीटक यहाँ डंक करता है तो वो कुछ पॉइजन अंदर की ओर छोड़ता है, पॉइजन की मात्रा कम रहती है, मगर तुरंत वहाँ हमारी सफ़ेद पेशियाँ दौड़ी दौड़ी जाती है और उधर पूरा आजू बाजू उसको एनगल्फ कर देती है, उसका पूरा सर्कल कर देती है, उसको बाहर अंदर की ओर सर्कुलेशन में ना मिले, इसके लिए वो कोशिश करती है। फिर वहाँ की त्वचा भी गर्म हो जाती है। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, त्वचा गर्म होना, कि ताकि वहाँ के बैक्टीरिया को वो किल कर सके। एक दूसरा, वहाँ स्वेलिंग आता है, सूजन आती है, वहाँ फ्लूइड छोड़ते हैं कि जिससे ये हमारे एक शस्त्र है, गर्म करना या उधर सूजन करना, ये हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म का एक सूत्र है। प्रदूषण, हवा, पानी, आवाज़ इत्यादि, आवाज़ का भी पोल्यूशन, कान को कभी कभी सहन नहीं होता ये, और फिर तकलीफ में आते हैं। अभी यहाँ से मैं अभी विषय बदलता हूँ कि योग के माध्यम से प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ाएं। ये पहले एक भाग हो गया मेरा। अभी एक तो आहार, शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान, और एक महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चन चिन्ह किया है, उसका मैं जिक्र मैं बाद में करूँगा। अभी मैं पहले आहार पर थोड़ा सा बोलूँगा। ये आहार है, यहाँ सप्त धातुओं का, शरीर में सप्त धातु रहती है, कौन सी धातु होती है ये भी आ जाएगा। ये सप्त धातु का संतुलन रक्त में होता है। एक तो साइट्रस फूड, मौसम्बी या नींबू, ये सभी जो फ्रूट्स है कि जिसमें रस निकलता है, वैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़े हमारी ये भाजियाँ, टर्मेरिक यानी हल्दी, आला, जिंजर, ये सभी का आजकल हम काढ़ा पीते हैं, इसका पाउडर बनाते हुए हम काढ़ा पीते हैं। तो क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। वीट ग्रास, वीट को उगाने के बाद में उसका रस बनाते हुए, योगर्ट, दही क्योंकि दही में एसेंशियल बैक्टीरिया रहते हैं जिसको लैक्टोबैसिलाई बोलते हैं। बेरीज, पम्पकिन सीड्स, पाइनएप्पल्स, यानी फ्रेश फूड्स जो कुछ है, ये सभी हमारे ये करती है। ये 7 धातु है। शरीर हमारे जैसे 5 तत्वों से बना हुआ है, वैसे ही शरीर हमारा 7 रस से बना हुआ है, जिस धातु से बना हुआ है, जैसे रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। अभी दूसरा है शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया से क्या होता है? विजातीय पदार्थ, शरीर के अंदर के जो कुछ विजातीय पदार्थ कि जो हमें शरीर के मैकेनिज्म ने बाहर नहीं निकाल सके, उसको मैकेनिकली हमें निकालना है। भाई कैसे? देखिए, ये षटकर्म से, ये षटकर्म है। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, ये सभी 6 षटकर्म हैं। षटकर्म में से धोती, धोना, क्या धोना? अंतर धोती है, दंत धोती है, हृदय धोती, मूलचोदनम, ये सभी इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ, खाली आपको ऊपर माहिती हो इसके लिए बोल रहा हूँ। बस्ती, जल बस्ती, शुष्क बस्ती। रबर नीति रहता है, फिर सूत्र नीति रहती है। वैसे त्राटक, हमें एक ही जगह देखना है कि एक ही लॉ को देखना है कि, और ये देखते देखते हमारा माइंड इतना कंसंट्रेशन हो जाता है उसमें कि मन इतना शांत होता है कि यहाँ के कुछ हार्मोन्स निकलते हैं कि जो शरीर के इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। नौली, दक्षिण नौली, वाम नौली, मध्य नौली, ऐसे। और कपालभाति तो हम सबको मालूम है कि फिजिकली हम देख सकते हैं कि ये सभी बाहर निकाल देता है करके। अभी तीसरा है आसन। आसन हम ही देखते हैं, जब कोई भी आदमी बोलता है मैंने योग किया ने क्या किया? आपने आसन किया, बाकी का कुछ किया नहीं किया। ये सभी जो कुछ है, ये आपको इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आपका आहार भी अच्छा होना चाहिए, शुद्धि क्रिया भी अच्छी होनी चाहिए। अभी तीसरा मैं बोलता हूँ सूर्य नमस्कार। अभी यहाँ आसन आए, आसन में खाली एक नमूना के रूप में इतने लिखे हुए, कोई भी आसन का शरीर पर अच्छा ही परिणाम होता है, ये एक। दूसरा, कोई भी आसन का रीढ़ पर परिणाम होता ही है। रीढ़ के अंदर वापस मज्जा रहती है, वहाँ भी रेड सेल्स, WBC सेल्स तैयार होती है। सूर्य नमस्कार थोड़ा सा मैं डिटेल बोलूँगा। सूर्य नमस्कार क्योंकि सूर्य नमस्कार ही आजकल ज़्यादा लोगों को भाता है। योग
एक सिनोनिमस वर्ड हो गया सूर्य नमस्कार के साथ साथ। तो सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार में सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। ठीक है, हमारे सातों चक्र प्रभाव में आए तो सातों चक्र के साथ साथ हर एक चक्र जिस चक्र को वो सप्लाई करता था उसके साथ जुड़े हुए अंग है वो अंग प्रभाव में आते हैं। और शरीर के सात चक्र प्रभाव में आए तो शरीर के सभी अंग प्रभाव में आए। और सभी के सभी अंग प्रभाव में आए तो सभी अंग को अच्छा ही काम करना जरूरी है और करते ही है। इसके लिए सूर्य नमस्कार का थोड़ा सा मैं डिटेल बोला हूँ। अभी आप में इसमें से और एक आसन लूँगा, भुजंगासन लूँगा चाहे तो, कि भुजंगासन कैसे करते हैं? पेट के बल लेटते हुए करते हैं भुजंगासन। अभी जब ये पेट के बल लेटते हैं तो मेरी नाभि दबती है, बराबर है, नाभि दबती है। और जब भी मैं पेड़ू के बल को ऊपर उठाता हूँ तो नाभि खींची जाती है। नाभि के पीछे क्या है? सोलर प्लेक्सस बोलते हैं जिसको, तो कैसे ना, मणिपुर चक्र। एक मिनट, ये मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है यहाँ। दूसरा, पेड़ू पर भाग देते हुए जैसे मैं आपको थोड़ा सा ऊपर उठ के और उठाता हूँ तभी मेरा स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में आता है। तीसरा, और छाती को ऊपर की ओर, धड़ को ऊपर की ओर उठाता हूँ तो मेरे फेफड़े के प्रभाव में आते हैं। फेफड़े के साथ में हृदय प्रभाव में आता है। तो कौन सा चक्र प्रभाव में आया? विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र प्रभाव में आया। इसके आगे जब भी मैं गले को पीछे की ओर मोड़ता हूँ, सर्वाइकल रीजन मेरी प्रभाव में आई तो मेरा विशुद्धि चक्र प्रभाव में आया। खाली भुजंगासन में ही मेरे 4 चक्र प्रभाव में आए कि जिसमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के मेजॉरिटी अवयव जो कुछ है वो अवयव वहाँ ही है। यानी भुजंगासन हम करते हैं, खाली कितने मैकेनिकली करते हैं, मगर इसका अंदर का आप रहस्य देखेंगे, इसका डिटेल देखेंगे तो अभी देखिए भुजंगासन में मेरा मणिपुर चक्र प्रभाव में आया तो भगवान ने देखिए मणिपुर चक्र के साथ साथ आजू बाजू के अवयव प्रभाव में आए। इसमें पैचेस प्रभाव में आई, एड्रिनल ग्रंथि प्रभाव में आई कि जो मेरा एडेप्टोजेनिक एक उसका इफेक्ट रहता है। इसमें अभी इसमें जिक्र किया है, खाली आप ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं जाता हूँ। बाद में मेरा स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में आए तो मेरे प्रजनन अंग प्रभाव में आए। मेरी छाती में अनाहत चक्र प्रभाव में आया तो मेरे हृदय और फेफड़े मजबूत हुए। और ऊपर यहाँ इसके ऊपर गले में विशुद्धि चक्र है तो वहाँ मेरे थायराइड ग्रंथि, पैरासाइड ग्रंथि है तो मेरा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हुआ और मेरी थाइमस ग्रंथि भी वहाँ है। तो थाइमस ग्रंथि तो ये तो ट्रेनिंग सेंटर है बॉडी का, सेल का, तो ये ट्रेनिंग हमारा बराबर हुआ तो ये हो सकते हैं। देखिए यहाँ जो कुछ आसन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सुप्त वज्रासन देखिए, वो भी स्वादिष्ठान चक्र भी प्रभाव में आएगा, मणिपुर चक्र भी प्रभाव में आएगा, अनाहत चक्र भी प्रभाव में आएगा और विशुद्धि चक्र भी प्रभाव में आएगा। आप उल्टा आप देखिए अभी आपकी कौन कौन से चक्र प्रभाव में आता है तो आपको ध्यान आएगा कि देखिए ये इसकी रचना कैसी है। ये अभी प्राणायाम पर अभी मैं जाता हूँ। प्राणायाम पर गहरा लंबा श्वास, अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम और योग निद्रा। प्राणायाम यानी क्या? मेरी इच्छा के मुताबिक जो प्राण है वो प्राण को जहाँ प्राण कम मिल रहा है, जो अंग को प्राण कम मिल रहा है वो प्राण में मेरी इच्छा से पहुँचाऊँ, जिसको आयाम बोलते हैं। प्राण यानी क्या? आप सबको मालूम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही इसमें प्राण नहीं है। ऑक्सीजन का अंदर की ओर बाद में अन्न के साथ में मिलते हुए बाद में इसको जो रूपांतर होता है इसमें प्राण में रूपांतर होता है। और प्राण ये जो है ये मेरी इच्छा के मुताबिक ये प्राण का वहन बराबर हो इसके लिए। अभी इसमें खाली थोड़ा सा गहरे लंबे श्वास पर थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि ये गहरा लंबा श्वास जो है, ये गहरा लंबा श्वास, ये गहरा लंबा, जब मैं गहरा श्वास भरता हूँ इसका मतलब है कि मेरा रेस्पिरेशन सुधरता है, मेरी ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है
और जब भी मैं श्वास बाहर की ओर गहरा छोड़ता हूँ, लंबा छोड़ता हूँ, तभी कार्बन डाइऑक्साइड मेरा बाहर और ज़्यादा बाहर निकलता है। विजातीय द्रव्य या विजातीय गैसेस अच्छी तरह बाहर निकलते हैं। अभी ये अच्छी तरह बाहर निकलते हैं तो गहरा लंबा मेरा श्वास अच्छा हुआ। बेसिक रिक्वायरमेंट देखिए, गहरा लंबे श्वास में या कौन से भी इम्यूनिटी में मेरा ऑक्सीजन बराबर मिल रहा है, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर अच्छी तरह जा रहा है, तो ये मेरा प्राण बहुत ही अच्छी तरह तैयार होने वाला है। अभी फिर इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम, मेरी नाड़ियाँ शुद्ध करनी है ताकि मेरा प्राण वहाँ तक पहुँच सके। भ्रमरी प्राणायाम में भी सेम वैसे ही है। मैं जब भी कान में यहाँ डालता हूँ तभी ये मेरा मन शांत होता है, मेरी ये भ्रमर से पूरा यहाँ का गुंजन होता है और मेरा प्राण अच्छी तरह ये होता है। अभी ये गहरे लंबे श्वास में खाली आप गहरा लंबा श्वास ही अच्छी तरह लेंगे तो भी कोरोना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना कहाँ से जाता है? नाक या मुख में से ही अंदर जाने वाला है, बाकी कहाँ से नहीं जाना, ये प्रूव हुआ है। तो नाक मेरे लिए पहरेदार बराबर होने ज़रूरी है। तो पहरेदार कभी होंगे ये बराबर? मेरा गहरा लंबा श्वास बराबर हुआ तो मेरे यहाँ के अंग एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स ये बराबर काम करने लगेंगे। बाद में यहाँ थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि बराबर काम करने लगेगी। तो मेरा गहरा लंबा श्वास, अनुलोम विलोम तो आपको मालूम है, मैं इसके लिए समय से आपको ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, इसका आगे का मैं ले रहा हूँ। प्राणायाम के लाभ स्थूल शरीर के अंगों पर एवं आंतरिक अंगों पर उसका प्रभाव आता है, मालूम है। श्वसन प्रणाली भी प्रभाव में आती है, रक्त प्रणाली भी आती है, ग्रंथि संस्थान भी प्रणाली में आता है। स्नायु मंडल पर प्रभाव, जिसमें स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम भी हमारी प्राणिक नाड़ियाँ शुद्ध होती है। मानसिक शक्तियों का विकास होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे प्राणायाम से मानसिक शक्तियों का विकास होता है, हमारी सोच सकारात्मक सोच होती है। और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए नित्य प्राणायाम साधना करना अत्यंत जरूरी है। पांचवी है मुद्रा। शरीर के पांचों तत्व सम रहते हैं, ये हमें मालूम है। जब भी हम मुद्रा करने बैठते हैं तो एक ही स्थिति में बैठते हैं, ये इसमें कोई तीसरे को लगेगा कि यार ये तो इसमें क्या क्या प्रभाव आने वाले हैं। तो इसमें शरीर के पांचों तत्व सम रहते हैं। और ये किसको उपयोगी है? जो बीमार आदमी है, जो वृद्ध आदमी है, जो आसन नहीं कर सकता, जो प्राणायाम नहीं कर सकता, तो उसके लिए वृद्ध, बीमार या अशक्त व्यक्ति को ये मुद्रा करनी जरूरी है। मुद्रा करते हुए ये ज्ञान मुद्रा है, प्राणायाम मुद्रा है, ये सभी मुद्राएं। पांचवा ये छठा है ध्यान। ध्यान जब भी हम करते हैं, वैसे ही मुद्रा के जैसे हम एक स्थिति में बैठते हैं, और ये जब भी ध्यान में बैठते हैं तो हमारी प्राणिक ऊर्जा जो कुछ है, ये प्राणिक ऊर्जा पूरी ब्रह्मांड में ये रहती है, पूरा शरीर के आजू बाजू ब्रह्मांड की ऊर्जा रहती है। ये ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा यहाँ से मिलती है। देखिए अभी आपने ये ऊर्जा अंदर ली तो ये ऊर्जा से हमारा शरीर ओतप्रोत होने वाला है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत होने वाला है। तो पूरे अवयव बराबर काम करने वाले हैं, और पूरे काम करने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ती है। अभी हमारे भारतीय योग संस्थान ने जो कुछ हमारे क्लास में केंद्र पर जाते हैं तो खड़े हुए आसन होते हैं, फिर बैठे हुए आसन होते हैं, पेट के लेटे हुए आसन होते हैं, पीठ के बल लेटे हुए आसन रहते हैं, वज्रासन में आसन रहते हैं, फिर ध्यान रहता है, प्राणायाम रहता है। देखिए एक के बाद एक दो आसन हम करवाते हैं। इसका मतलब है कि एक ही क्लास, एक ही दिन में सभी अवयव, हमारे शरीर के सभी अवयव प्रभाव में हो जाए। इसके लिए ध्यान के लाभ ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए शक्ति का संचय होता है, एक्सेप्ट करेंगे आप। हार्मोन्स का संतुलन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका थोड़ा सा आगे बोलूँगा। सभी ग्रंथियों के स्त्राव नियंत्रित होते हैं, सभी ग्रंथियों के स्त्राव नियंत्रित होते हैं, क्योंकि बिल्कुल हिलचाल नहीं रहती, पूरा इतना रिलैक्स होता है कि अंदर की सभी ब्लड वेसल्स हमारी रिलैक्स हो जाती है, अंदर की नाड़ियाँ रिलैक्स हो जाती है। तो जहाँ तक रक्त पहुँचता नहीं था वहाँ रक्त पहुँचने लगता है। तो ये सभी, हृदय की धड़कन कम होने से ऑक्सीजन की खपत कम होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। हृदय को आराम मिलता है, अल्फा तरंगे पैदा उत्पन्न होती है, और ये अल्फा तरंगे पैदा होने से शांति और आनंद का अनुभव होता है। ये शांति और अनुभव का, सभी प्रकार के तनाव दूर होते हैं, प्रतिरोधक शक्ति का विकास इससे होता है।
खाली ध्यान से। अभी इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल बोलूँगा। योग मंजरी, देखिए भारतीय संस्थान हमारा ईश्वर नीति निर्मित संस्थान है। ये ईश्वर नीति निर्मित संस्थान, ये कोइंसिडेंस देखिए, कोरोना रोग आना और हमारा प्राणायाम का विशेषांक आना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये कोइंसिडेंस देखिए, ये प्राणायाम विशेषांक है। इसमें ये योग मंजरी में ये 43/1 ये विशेषांक में पूरे प्राणायाम पर ही जोर दिया हुआ है और प्राणायाम से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़े उस पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। जिस लोगों ने, जिस साधकों ने ये योग मंजरी पढ़ी नहीं है, अवश्य पढ़े, ताकि आपको प्राणायाम से मेरी प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़े उस पर ये प्रकाश डाला गया है। अभी मैंने आऊँगा ये क्वेश्चन मार्क्स। ये क्वेश्चन मार्क क्यों किए हैं? क्योंकि क्वेश्चन मार्क करने का एक मकसद है कि एक निष्काम कर्म, संस्थान हमें निष्काम कर्म करना सिखाता है और निष्काम कर्म जब भी हम करते हैं तो मेरी मानसिक स्थिरता बहुत ही अच्छी तरह जाती है, मुझे मानसिक समाधान मिलता है, मेरी ग्रंथियाँ भी अच्छी तरह काम करने लगती है, उद्विग्नता में काम नहीं करने लगती है, तो ये मानसिकता मेरी अच्छी होने लगती है। तो ये निष्काम कर्म करने से, जब भी ये निष्काम कर्म करते हैं तो मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है। कैसे? देखिए, एक यूफोरिया होता है, यूफोरिया जिसको मतलब हम बोलते हैं कि आनंद का अनुभव होना है, और जब भी ये आनंद का अनुभव होता है तो मेरी पिट्यूटरी में से आनंद देने वाले हार्मोन्स का निर्माण होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स, स्ट्रेस देने वाले हार्मोन्स का निर्माण कम होता है। और ये जो है, ये स्ट्रेस हार्मोन जब भी कम रहते हैं तो मेरे आनंद देने वाले हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रेट होते हैं। आनंद देने वाले हार्मोन्स जो है, जिसको नेफ्रिन बोलते हैं, एफिनेफ्रिन बोलते हैं, सीरोटोनिन बोलते हैं, ये सभी हार्मोन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ये हार्मोन्स का निर्माण होता है। साथ साथ एक हम हंसी भी करवाते हैं। ये हंसी जब भी हम करवाते हैं आसन में, तभी आनंद देने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। और जब भी ये आनंद देने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ, इसका मतलब है कि मैं आनंदित रहने लगा, मेरा पूरा दिन आनंद में जाने लगा, मेरे काम भी अच्छे होने लगे, सकारात्मक सोच मेरी बढ़ी। ये क्वेश्चन मार्क जो है, निष्काम कर्म है, ये हार्मोन्स, आनंद देने वाले हार्मोन्स है या सकारात्मक सोच, ये सभी इसके लिए मैं प्रश्न चिन्ह किए थे कि आपको ध्यान रहे इसके। और ये ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है मैंने कुछ, ये आपको थोड़ा सा चालना देने के लिए, मन में थोड़ा सा आपको विचार करने के लिए आपको ये किया है। अभी जब भी मैं खड़े हुए आसन करता हूँ, बैठे हुए आसन करता हूँ, लेट के हुए आसन करता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे रीढ़ पर ये असर होता ही रहता है और कहीं ना कहीं मेरे गले पर भी असर होता है। गले की जो कुछ थाइमस ग्रंथि है ये प्रभाव में आती है। थाइमस ग्रंथि के साथ साथ मेरी थायराइड ग्रंथि भी प्रभाव में आती है। थायराइड ग्रंथि का भी इम्यूनिटी में महत्व ज़्यादा है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो है वो मेटाबॉलिज्म, शरीर की चयापचय की क्रिया, वो भी बहुत ही अच्छी तरह करती है। और ये चयापचय की क्रिया जो अच्छी तरह हुई तो मेरा वज़न जो है कंट्रोल में रहता है, वज़न कम भी नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं होता, सम प्रमाण में मेरा शरीर हो जाता है। और जब भी ये समस्थिति आ गई, मेरे शरीर के अंगों की, शरीर की स्थिति यानी मेरे शरीर के अंगों की, मेरे चक्रों की, मेरे धातुओं की, ये सभी जब भी समस्थिति आ गई तो मेरी प्रतिकार शक्ति अपने आप बढ़ने लगती है। कहीं उसको रुकावट नहीं है, कहीं भी रुकावट ना आ गई तो मैं अच्छी ज़्यादा तरह मेरी ये इम्यूनिटी बढ़ी, तो प्रतिकार शक्ति बढ़ी, तो मैं रोग से अच्छी तरह फाइट करूँगा। कोरोना के लिए खास करके आजकल बोलते हैं कि वाफ लो, ये भी है क्या, नमक के पानी की गरारे करो, क्यों बोलते हैं? देखिए, ये वाफ से, ये इसका सेंटीग्रेड के हिसाब से 50-55 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वाफ का। और जब भी ये वाफ मैं अंदर की ओर लेता हूँ तो ये विस्टैंड नहीं कर सकते ये वायरसेस वहाँ किल हो जाते हैं। मेजॉरिटी
वायरसेस किल हो जाते हैं। और ये सतत क्यों करना है, सुबह शाम को क्यों करना है कि मेरा वायरल लोड ना बढ़े, क्योंकि जब भी मैं अंदर की ओर लेता हूँ तो मेरे थोड़े वायरसेस अंदर की ओर गए, दिन भर के थोड़े से वायरसेस अंदर गए, कुछ मैंने किया ही नहीं या गरारे नहीं की या वाफ नहीं ली, तो वापस शाम को या वापस दूसरे दिन यही वायरस और अंदर की ओर ये वायरस का संचय होते होते एक इतने ओवर पावर हो जाते हैं कि वो पूरी हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। इसके लिए सुबह शाम 2 टाइम आपको वाफ लेनी है। दूसरा, गरारे करने हैं, मेरे टॉन्सिल्स अच्छे रहे, इसके लिए मेरे एडेनॉइड्स अच्छे रहे, क्योंकि एडेनॉइड्स पानी ऐसे नहीं जा सकता, तो मेरे एडेनॉइड्स अच्छे होने के लिए मेरे वाफ लेनी अच्छी है, गर्म पानी की वाफ लेनी अच्छी है, ताकि मेरे 2 संतरी जो ऐसे है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोना के लिए, कि एक तो एडेनॉइड्स और दूसरे ये टॉन्सिल्स, ये एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स अच्छे रहने के लिए आपको सुबह शाम गरारे करने अत्यंत ज़रूरी है। और जिसमें आपको कोई बीमारी है या कोई हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस कम हुआ है, जिसको डायबिटीज़ है, उनको ये अटैक ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है, इम्यूनिटी का लेवल कम रहता है। ये जो लोग इम्यूनो सप्रेशंस लेते हैं, इम्यूनिटी को दबाने की कोशिश करते हैं, कौन लोग करते हैं? कैंसर की पेशियाँ, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, उनके लिए ये अत्यंत ज़रूरी रहता है कि उनका इम्यूनो सप्रेशन रहे, तो उनको ये तुरंत कैच कर सकेंगे। सादी सर्दी से भी, नज़ले से भी आदमी मर जाएगा वो, क्योंकि उसकी प्रतिकार शक्ति बिल्कुल नहीं है। इसके लिए उनको रखने के लिए उनको भी बहुत ही ज़रूरी है कि सुबह शाम 2 टाइम आपको गरारे करने हैं, वाफ लेनी है और मास्क लगाना है। ये भी सबसे, ये नेचुरल बैरियर है। मास्क ये हमारा नेचुरल बैरियर है कि फिजिकल मैकेनिकल बैरियर है। जैसे मैकेनिकल बैरियर है, केमिकल बैरियर है हमारा म्यूकस, कि जिसमें लाइसोजाइम रहता है, और तीसरी हमारे शरीर के अंदर की रक्त पेशियाँ, अलग अलग टाइप की रक्त पेशियाँ, ये सभी डिफेंस की हमारी ये है। तो ये मैकेनिकल डिफेंस जब भी हम करते हैं तो मेरी हवा में ये जो जंतु है, ये जंतु मैक्सिमम जंतु कम हो जाते हैं अंदर की ओर जाना। वाफ लेते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट हुए हमारे मेजॉरिटी वायरसेस किल हो जाते हैं। गरारे करने से हमारे टॉन्सिल्स बराबर होते हैं। आसन करने से हमारी प्रणाली कैसी मजबूत होती है, ये भी आपको दिखा दिया। मैं वापस आपको थोड़ी सी स्लाइड्स को शो करूँगा ताकि आपको उसमें थोड़ा सा वापस ये सभी स्लाइड्स में आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूंगा, तो आप ये सभी कर सकेंगे। भारतीय योग संस्थान ने हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पहले से ही, अभी तो कोरोना तो अभी आया, मगर हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है देखिए। मैं वापस बोलता हूँ, खड़े हुए आसन, बैठे हुए आसन, लेटे हुए आसन, ये सभी आसन रोज केंद्र पर होते ही है। आप खाली केंद्र पर जाना है। अभी तो केंद्र बंद है, कोरोना की वजह से हमारे गार्डन्स बंद है, मगर जब भी ये गार्डन्स ये आते हैं, गार्डन्स में जाएंगे तभी ये करना है। मगर ये सभी कभी कर सकते हैं जब भी मेरी आसन में या प्राणायाम में सततता रही, मेरी नियमितता रही, मेरी साधना रही अच्छी। ये साधना है, यानी आप योग करें, मगर आप जब भी योग साधना करते हैं, योग साधना मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ही इसके इफ़ेक्ट्स तुरंत मिलेंगे। तुरंत यानी एकदम आज लिया और तुरंत दूसरे दिन इम्यूनिटी ठीक होने वाली नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बोलता हूँ कि बच्चा छोटा हुआ, तैयार हुआ, यानी चलने लगा, उसको स्कूल में जाने लगा, तो पहले स्टैंडर्ड में भेजते, सेकंड स्टैंडर्ड में, और बाद में धीरे धीरे वो मेडिकल में जाते हुए डॉक्टर बनता है। ना कि पहले स्टैंडर्ड में क्यों सिखाते हैं उनको, सेकंड स्टैंडर्ड में क्यों, उसको डायरेक्ट उसको तो डॉक्टर करना है, सीधे डॉक्टर में डाल दो एमबीबीएस में। होते क्या नहीं, बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट जैसी जैसी उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, वैसी बौद्धिक क्षमता नहीं, मगर इसकी इम्यूनिटी की क्षमता बढ़ाने के लिए उसको हर बार धीरे धीरे ऊपर की उसका स्तर अच्छी तरह ऊपर की ओर लाना है, ताकि मेरी इम्यूनिटी अच्छी तरह हो।
एक ही दिन में इम्यूनिटी मेरी डेवलप होने वाली नहीं है, ये भी है। आजकल आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, टीवी पर, आप ये खाओ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, च्यवनप्राश खाओ इम्यूनिटी। आपको प्यास लगी है, आप कुआं खोदने आप बैठे हैं, तो आपको प्यास कभी बुझेगी? इसके अच्छा है कि आप योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, मुद्रा करो, तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी होगी, मेरी सभी अंदर की प्रणालियाँ अच्छी तरह होगी। ये प्रणालियाँ अच्छी तरह होगी तो मेरे शरीर के अंदर के सभी अवयव अच्छी तरह काम करने लगेंगे, तो क्यों ना मेरी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहेगी। ये इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रही तो मेरा घर भी अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, एक कोरोना का आदमी बीमार हुआ तो पूरे के पूरा घर हिल जाता, नहीं पूरा बिल्डिंग भी हिल जाता है। वो बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे जो कुछ लोग रहते वो भी हिल जाते, मानसिक संतुलन खो बैठते। और ये आजकल ये भी देखा गया है मेडिकल में कि कोरोना के बाद में या कोरोना के साथ में अभी जो कुछ ये आगे की पीढ़ी आने वाली है, मेडिकल ट्रीटमेंट टोटली चेंज होने वाली है। ये एक है। दूसरा, उसके साथ में अलग अलग टाइप के रोग आने वाले, मानसिक रोग बढ़ जाने वाले हैं। क्योंकि ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सभी जो है ये मानसिक रोग बढ़ने वाले हैं। मेरे ख्याल से अभी मैंने जो कुछ ये है, अब मैं आपको नागपुर से श्री मदान जी को विनंती करता हूँ कि वो 2 शब्द बोले। देखिए, अभी आज का जो कुछ प्रोग्राम था वो प्रोग्राम खास करके रक्षा प्रणाली पर लिया। वैसे ही नागपुर, हमारे विदर्भ में हमारे केंद्र जो है अकोला, अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर और विदर्भ, ये गोंदिया, ये सभी केंद्र के हमारे साधक ने मिलके ये कार्यक्रम किया। बहुत ही अच्छा मुझे उसमें उनका सपोर्ट मिला। उनको सबको मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। क्योंकि देखिए, घर में बैठे बैठे ये सभी करना, ये सभी टेक्नोलॉजी सीखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और ये टेक्नोलॉजी सीखे हैं हम, तो ये सीखे हैं तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों ना हम घर में बैठे बैठे दूसरे को करें। इसके लिए हर महीने को ये एक वार्ता होगी। ये श्रृंखला, आज की ये श्रृंखला 1 नंबर थी। अगली श्रृंखला जो अगले 1 महीने में ही रहेगी, ये श्रृंखला और किसी प्रणाली पर रहेगी कि जिसका साथ साथ अभी कोरोना के साथ साथ उसको जोड़ेंगे हम। मगर आपको ध्यान देना है कि आपको योग बढ़ाना नहीं है, योग साधना बढ़ानी है, आपके प्राणायाम साधना बढ़ानी है। और जब भी आपकी साधना बढ़ानी है तभी आपका ये शरीर सुदृढ़ रहेगा। हम सब बैठ जाएंगे और खाली शांति पाठ करेंगे। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद।